आज हम तारे की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है इसके बारे में पढ़ेंगे। दूरी, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसे कहते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ए स्टार। आज हम क्या पढ़ेंगे? तारे की दूरी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो तारे की दूरी ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं? लंबन विधि का। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, यहाँ कौन सी विधि का उपयोग करते हैं? लंबन विधि का। किस विधि का उपयोग करते हैं हम? लंबन विधि का। यहाँ ध्यान देखने योग्य बात क्या है कि जो आधार की दूरी होती है, नोट्स, जो क्या होता है? आधार होता है, वह बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अब ये छोटा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि यह छोटा होगा तो क्या होगा? लंबन कोण का मान भी कम मिलेगा। मतलब आधार बड़ी आधार लेनी पड़ेगी हमको दूर की चीज़ें नापने के लिए। अगर आधार छोटा होगा, आधार की लंबाई कम होगी, तो जो लंबन कोण निकलेगा होगा उसका मान भी लंबन कोण का क्या है? लंबन कोण भी क्या होगा? अल्प होगा। तो हमें दूरस्थ तारों की लंबाई ज्ञात करने के लिए पहला चीज क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमको आधार लंबा लेना पड़ेगा, जिससे कि हम आसानी से उसकी दूरी ज्ञात कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि दूरस्थ तारे की दूरी ज्ञात करने हेतु क्या करते हैं हम? आधार दूरस्थ तारे की दूरी ज्ञात करने हेतु आधार जिसकी लंबाई सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण पथ के व्यास के बराबर होना चाहिए। तो इस आधार पर हम जैसे दूरस्थ तारे की दूरी ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको? जो पृथ्वी का व्यास है उसके बराबर लेनी होगी। मतलब एक उत्तर में एक बिंदु लिए तो दूसरी ओर दक्षिण में, मतलब पृथ्वी के व्यास के बराबर लेंगे।
अब मान लो ए और ये बी दो प्रेक्षण बिंदु हैं और ये ओ कोई तारा है। ओ क्या है? तो कोई तारा है जिसकी क्या दूरी ज्ञात करनी है। ए भी प्रेक्षण बिंदु, प्रेक्षण बिंदु और बी भी क्या है? प्रेक्षण बिंदु, एक दूसरा प्रेक्षण बिंदु। ये दो प्रेक्षण बिंदु है और तारे की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्या है, यहाँ से देखने पर ये एक प्रकार से ऐसा और यहाँ से ये ऐसे। ये क्या है? ए बी व्यास पृथ्वी के व्यास का अभिमुख दो प्रेक्षण बिंदु हैं। ये क्या हो गया अपना आधार, जिसके केंद्र में क्या है? सूर्य। और इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी डी है। ठीक है। अब यहाँ से देखने पर तारे की दूरी और बी से देखने पर तारे की दूरी, ये दोनों मिलके क्या है? यहाँ पर थीटा कोण बनाती हैं। क्या बनाती है? थीटा कोण। क्या कोण बनाती है? थीटा कोण बनाती है। ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? मान लो ए और बी पृथ्वी पर व्यासतः अभिमुख, व्यासतः अभिमुख दो प्रेक्षण बिंदु हैं। क्या है? दो प्रेक्षण बिंदु हैं। तो क्या होगा? और ओ एक तारा है जिसकी क्या करनी है? जिसकी दूरी ज्ञात करनी है। जिसकी क्या करेंगे हम? दूरी ज्ञात करेंगे। तो कोण AOB, कोण AOB बराबर थीटा। फिर हम जानते हैं कि सूत्र कोण बराबर चाप बटे
त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ मैं फिर से एक बार चित्र बना ली हूँ, क्योंकि पन्ना पलट पलट कर बताने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये चित्र है। यहाँ से हम क्या किए हैं, एक और दूरस्थ तारा है C, उसके भी यहाँ से प्रेक्षण बिंदु से एक लंब डाल दिए हैं। तो ये θ1 और ये इसका इस कोण का मान भी क्या हो जाएगा? θ1, क्योंकि एकांतर कोण की परिभाषा से। और ये θ2 है, तो यहाँ भी जो कोण बनेगा वो क्या होगा? θ2। ठीक है। अब हम क्या जानते हैं? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। तो यहाँ चाप क्या है? A और B चाप है। और कोण कितना है पूरा? ये पूरे कोण कितने हैं? थीटा। तो कोण थीटा बराबर चाप AB बटा चाप AB बटा त्रिज्या OA। तो AB बराबर क्या है? थीटा बराबर AB बराबर इसकी लेंथ कितनी है? D, व्यास है ना। और इसको हम मान लिए S, दूरी कितना मान लिए? S। ठीक। तो थीटा बराबर D बाई S। तो कोण थीटा बराबर D बाई S। तो अगर दूरी ज्ञात करना है अपने को इसकी, तो S को इधर ले आएंगे अपन। तो S बराबर D बाई थीटा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ये दूरी दो प्रेक्षण बिंदुओं के बीच की दूरी और थीटा का मान ज्ञात हो, तो हम तारे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ बराबर D और OA बराबर S। माना। ठीक है। तो हम कह सकते हैं यदि D का मान ज्ञात हो और थीटा का मान ज्ञात हो, तो हम तारे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 दे रहे थे, इक्वेशन 1। ठीक है। अब थीटा का मान ज्ञात करना। थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अब जो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? मान लो एक प्रेक्षण बिंदु क्या है?
मान लो किसी समय प्रेक्षण बिंदु ए है और सी दूरस्थ तारा है। सी क्या है? एक दूरस्थ थीटा का मान ज्ञात करना है। तो मान लो किसी समय प्रेक्षण बिंदु ए है और सी दूरस्थ तारा है। तो यहाँ मान लो ये सी दूरस्थ तारा है और ये प्रेक्षण बिंदु ए है। तो क्या करेंगे? तो प्रेक्षण बिंदु विभिन्न परीक्षण बिंदु से सी के दूरी एक ही माना जाएगा, क्योंकि ये व्यास विन्मुख प्रेक्षण बिंदु है। चाहे इसको किसी भी से माने, इसकी दूरी सेम मानेंगे। चाहे ए से नापे चाहे बी से, एक बार ए से नापेंगे फिर दूसरी बार बी से, दोनों में हमको θ1 और θ2 कोण मिलेंगे। तो पहले ए से नापते हैं। तो प्रेक्षण बिंदु ए से प्रेक्षण बिंदु ए से ओ और सी के बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हमको यहाँ से ज्ञात हो जाएगा कि थीटा का जो मान है उसका आधा होगा और आधा एकांतर कोण से θ1 का ये मान प्राप्त हो जाएगा अपन को, है ना। तो कोण OAC बराबर θ1। ठीक है। अब पहले 6 महीने हम यहाँ से, 6 महीने बाद हम तारे की स्थिति कहाँ चले जाएगी? 6 महीने पहले तारे की स्थिति ये थी और 6 महीने बाद तारे की स्थिति मान लो ये हो गई। तब हम दूसरे प्रेक्षण बिंदु बी से इसका कोण ज्ञात कर लेंगे। 6 महीने पहले क्या थी? तारे की स्थिति यहाँ पर थी, 6 महीने बाद तारे की स्थिति इधर हो गई। तो प्रेक्षण बिंदु ए से पहले हम ये निकाल लिए, फिर उसी क्रिया को प्रेक्षण बिंदु 2 से करेंगे, बी से करेंगे। तो प्रेक्षण बिंदु बी से करने पर 6 महीने बाद प्रेक्षण बिंदु बी हो जाती है। क्यों प्रेक्षण बिंदु बी होगा? क्योंकि जो अपना पृथ्वी है वो क्या है? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। 6 महीने बाद प्रेक्षण बिंदु बी क्यों होगी? क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा कर रही है ना। तब हम बी से फिर इसी तारे सी की दूरी ज्ञात कर लेंगे। जो कोण बनेगा, जो कोण बनेगा उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो प्रेक्षण बिंदु बी
बिंदु बी से तारे ओ और सी के बीच बनने वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। क्या करेंगे? सी बनने वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। तो फिर हम दोनों कोण जब ज्ञात हो जाएगा, θ1 और θ2 दोनों का मान ज्ञात होने पर θ बराबर θ1 प्लस θ2, मतलब θ का मान भी हमको ज्ञात हो जाएगा। ये θ1 और θ2 का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, अब इसमें रख देंगे अपन। तो इक्वेशन 1 में रख देंगे तो रखने पर दूरी का मान ज्ञात हो जाएगा। क्या होगा? दूरी का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक। तो ये क्या था? हम किसी तारे की दूरी इस प्रकार, तो हम इस प्रकार किसी तारे की दूरी ज्ञात कर सकते हैं।